एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन क्लास 11 का। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर 5। ठीक है बेटा। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक फेज के बारे में, मियोसिस के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो जो फेज हम आज पढ़ेंगे दैट फेज इज कॉल्ड जी-नोड फेज। जी-नोड फेज ऑल्सो कॉल्ड क्विसेंट स्टेज। इसे और क्या बोलते हैं हम? क्विसेंट स्टेज। तो इसको थोड़ा समझने के लिए हमको वापस रिवर्स कहां पर जाना पड़ेगा? इंटरफेस में। ठीक है, इंटरफेस पे चलते हैं जो हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था इंटरफेस के बारे में। तो इंटरफेस में 3 स्टेजेस होती हैं। दैट इज इंटरफेस हैज 3 stages, has 3 stages. Number 1 G1, number 2 S phase and number 3 G2 stage. ठीक है, G1 स्टेज होती है, S होती है और G2 होती है इंटरफेज में। ये हम पढ़ चुके हैं, आपने सेकेंड लेक्चर में ये पढ़ा है। ठीक है। हाँ, एक चीज और, जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वो इस वीडियो के आई बटन पर जाइए, ऊपर सजेस्टेड है, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीवियस वीडियोस दिखाई दे जाएंगे। या फिर इस वीडियो के एंड में आपको एक सब्सक्रिप्शन का और 2 वीडियो आइकन्स दिखाई देंगे, वहां क्लिक करेंगे तो आपको वो प्रीवियस वीडियोस दिखाई देंगे, तो वहां से वो बच्चे कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं। इंटरफेस में 3 स्टेजेस होती हैं, G1, S एंड G2। ठीक है। तो जीवन में क्या है, थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, पीछे जाते हैं। जीवन में क्या होता था? सेल की ग्रोथ होती थी। यहाँ थोड़ा सा ही बताऊंगी क्योंकि इसकी डिस्कशन हम डिटेल में पहले कर चुके हैं। हमें मेन क्या समझना है? जी नोड फेज समझना है, दैट इज क्विसेंट स्टेज। तो जीवन में क्या होता है? सेल की ग्रोथ होती है। और एस में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट होता है। ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने, डीएनए रेप्लिकेट। और क्या क्या होता है? क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट। और G2 में क्या होता है? प्रोटीन्स बनते हैं और आरएनए बनता है, या फिर जो सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, यही सब होता है। यहाँ सेल की जो ग्रोथ होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है। तो जीवन में सेल की कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होती है। फिर वही सेल आगे कहाँ जाता है? एस फेज में, जहां पर उसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, साथ में उसके क्रोमोसोम्स भी डुप्लीकेट हो जाते हैं। ठीक है। देन फिर वो कहाँ एंटर करता है? सेल G2 में, जहां पर उसमें प्रोटीन्स बनते हैं, आरएनए बनते हैं और उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है। अब इसके थ्रू हम क्या समझेंगे? जी नोड फेज को समझेंगे। देखिए बेटा, क्या होता है कि जो G1 फेज होता है, यहां पर एक चेक पॉइंट होता है। चेक पॉइंट, चेक पॉइंट क्या होता है? ये चेक पॉइंट एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो एंजाइम्स के साथ मिलके काम करते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ये देखना कि जिस सेल में सेल डिवीजन होनी है जीवन में, यानी कि जीवन में जिस सेल में सेल डिवीजन होने वाली है आगे एम फेज में, क्या उस सेल की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है? क्या उस सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है? यही है ना, जीवन में सेल की ग्रोथ होती है। तो यहाँ का चेक पॉइंट क्या चेक करेगा? क्या उस सेल की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है? क्या उस सेल को न्यूट्रिशन मिल पा रहा है? अगर उस सेल को सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, अगर उस सेल की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो सेल यही जीवन में ही क्या हो जाएगा? अरेस्ट हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। ये चेक पॉइंट्स उसको आगे नहीं जाने देंगे। ठीक है। एक तो ये रीजन है कि चेक पॉइंट इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उसकी अगर ग्रोथ नहीं होगी तो सही तरीके से आगे माइटोटिक फेज में वो एंटर करेगा तो सेल डिवीजन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जीवन में क्या होते हैं? चेक पॉइंट होते हैं। ये एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो एंजाइम्स के साथ मिलके एक्टिव होते हैं और काम करते हैं। और क्या काम करेंगे? अगर ये जीवन में प्रेजेंट है ना, जीवन में प्रेजेंट, तो ये देखेंगे कि सेल की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए यहाँ पर मैं नाम भी बता देती हूँ उन प्रोटीन्स का जो यहाँ चेक पॉइंट है, उनका नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड साइक्लिन्स। उनका नाम है साइक्लिन्स, ठीक है। और ये बहुत सारे एंजाइम्स के साथ मिलकर काम करते हैं। पर्टिकुलर जैसे अगर एक नाम बताऊं मैं एंजाइम का, दैट इज, एंजाइम का जो नेम है दैट इज काइनेज, ठीक है। काइनेज एंजाइम के साथ मिलकर काम करते हैं और क्या बनाते हैं, CDKS मीन्स साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो इन प्रोटीन्स पे डिपेंड होते हैं काम करने के लिए। अगर ये साइक्लिन्स इन काइनेज के साथ अटैच नहीं होंगे तो ये काइनेज अपना काम नहीं कर पाएंगे और ये चेक पॉइंट फिर फेल हो जाएगा। ये चेक पॉइंट G1 पे ये चीज नहीं देख पाएगा कि सेल की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, G1 पे। ये चेक पॉइंट्स कहलाते हैं जो किसको देखते हैं, तो ये देखते हैं कि जिस सेल में सेल डिवीजन हो रही है उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। अगर उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, अगर उसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा उसकी ग्रोथ के लिए, तो ये उसको वहीं पर अरेस्ट कर लेते हैं, आगे एस फेज में एंटर नहीं करने देते हैं। एक तो ये ऑप्शन होता है चेक पॉइंट्स के पास, ठीक है। अब अगर हम दूसरे तरीके से बात करें, मान लीजिए कि बॉडी में अगेन कोई सेल डिवाइड होने के लिए आ रहा है, तो वो कहाँ एंटर करेगा, G1 में एंटर करेगा। लेकिन आगे बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है, तो अब जरूरत नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, तो उस केस में जो ये चेक पॉइंट्स हैं उसे क्या करते हैं, कहाँ भेज देते हैं। अगर बॉडी की जरूरत नहीं होती है सेल डिवीजन की, तो वो G1 से डायरेक्ट उसको कहाँ भेज देते हैं, G नोड फेज में भेज देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज। वहां पे जाके वो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहेगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, तब तक रहेगा जब तक उसकी वापस सेल डिवीजन में जरूरत नहीं पड़ जाती, यानी कि वापस जब बॉडी को सेल डिवीजन की नीड ना हो तब तक वो वहीं पर ही रहेगा, ठीक है। तो दो तरीके से काम करते हैं चेक पॉइंट्स, या तो वो G1 में ही उसको अरेस्ट कर देंगे, ठीक है, अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, और तब तक अरेस्ट करके रखेंगे जब तक उसकी ग्रोथ नहीं हो जाती, और जैसे ही ग्रोथ हो जाएगी, बॉडी को जरूरत होगी तो वो आगे उसको एस फेज में भेज देंगे। या फिर उसकी ग्रोथ भी हो रही है लेकिन बॉडी को जरूरत ही नहीं है आगे सेल डिवीजन की, तो वो क्या करेंगे, उसको G1 से कहाँ भेज देंगे, G नोड फेज में, दैट इज क्विसेंट स्टेज में। फिर वो सेल वहीं पर मेटाबॉलिकली एक्टिव वहीं रहेंगे, ठीक है। मेटाबॉलिकली एक्टिव मींस कि आगे वो फर्दर जा सकते हैं सेल डिवीजन के लिए, वो वहीं रहेंगे, और जब बॉडी को जरूरत होगी तो वापस वो G नोड से निकल के कहाँ आ जाएंगे, G1 में आ जाएंगे, और अगेन वो चेक पॉइंट उसको चेक करेगा और फर्दर आगे उसको एस फेज में भेज देगा। उस तरीके से सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई आपको कि G नोड फेज में क्या होता है, वही सेल्स जाते हैं जो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो वो दो रीजन हो सकते हैं, या तो उसकी प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो कौन भेजेगा, ये चेक पॉइंट्स भेजते हैं। या फिर आगे बॉडी को जरूरत ही नहीं है तो वो कहाँ चले जाएंगे, G नोड में चले जाएंगे। लेकिन एक चीज और, G नोड में कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो परमानेंट ही वहीं रहते हैं और जिनमें सेल डिवीजन नहीं होती है। ये हमारे एनिमल सेल्स में होता है। तो ऐसे कौन से सेल हैं, ऐसे हैं हमारे हार्ट सेल्स, बोन सेल्स एंड नर्व सेल्स। तो हार्ट सेल्स, बोन सेल्स एंड नर्व सेल्स ये क्या करते हैं, हार्ट सेल्स, बोन सेल्स एंड नर्व सेल्स, ये तीनों ही रिमेन कहाँ रहते हैं, G नोड फेज में ही रहते हैं। इनमें सेल डिवीजन नहीं होती है, नो सेल डिवीजन। परमानेंटली ये कहाँ रहते हैं, G नोड फेज में रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी G नोड फेज होता है बॉडी में, क्विसेंट स्टेज बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ से क्लियर आपको G नोड फेज कि किस तरीके से G नोड फेज में सेल्स जाते हैं और वापस फिर किस तरीके से G1 में आते हैं, ठीक है। तो एक तो चेक पॉइंट यहाँ पर होता है G1 के पास, एक चेक पॉइंट होता है G2 के पास, यानी कि दो चेक पॉइंट होते हैं टोटल। एक तो होता है G1 में जिसको हम बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, जो ये क्या है, ये चेक पॉइंट है, ठीक है। ये क्या चेक करेगा, यहाँ पे इसकी ग्रोथ को चेक करेगा। अगर प्रॉपर हो रही है तो वो कहाँ भेज देगा, एस फेज में भेज देगा। एस फेज में उस सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद फिर वो कहाँ भेज देंगे, आगे कहाँ चला जाएगा, G2 फेज में। अब G2 फेज में भी एक और चेक पॉइंट होता है,
ठीक है, वो भी साइक्लिन ही होते हैं। और वो साइक्लिन क्या करेगा, ये पढ़ते हैं अब हम। तो यहाँ G2 फेज में जो चेक पॉइंट होगा सेकेंड, इसको बोलते हैं हम सेकेंड चेक पॉइंट। तो फर्स्ट चेक पॉइंट तो हमारा ये था जो G1 में होता है, इसको हम G1 चेक पॉइंट भी बोलते हैं या G1 साइक्लिन भी बोलते हैं। जो चेक पॉइंट G1 में प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड G1 साइक्लिन्स, या फिर G1 चेक पॉइंट, या फिर फर्स्ट चेक पॉइंट, ये भी बोलते हैं। अब सेकेंड जो चेक पॉइंट है दैट इज प्रेजेंट इन G2, यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड चेक पॉइंट, या फिर G2 साइक्लिन, या फिर माइटोटिक साइक्लिन, क्योंकि इसके बाद फिर माइटोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है ना, इसलिए माइटोटिक साइक्लिन भी हम बोलते हैं। या फिर एम साइक्लिन, कोई भी सेल डिवीजन हो सकती है, माइटोटिक भी हो सकती है और मियोटिक भी हो सकती है, तो एम साइक्लिन भी बोल देते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से एक और चेक पॉइंट होता है। अब इस चेक पॉइंट का क्या काम है, ये चेक पॉइंट चेक करेगा कि जो सेल यहाँ से ग्रो करता हुआ आया, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन हुई, अब उसके अंदर क्या प्रॉपर तरीके से सेंट्रियोस या सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हुए या नहीं हुए, डीएनए जब रेप्लिकेट हुआ कहीं उसमें कोई डैमेज तो नहीं हुआ, कहीं कोई एरर तो नहीं आया। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो डुप्लीकेट हुए क्या वो सही तरीके से हुए या नहीं हुए, ये सब चीजें कौन चेक करता है, ये सेकंड चेक पॉइंट चेक करता है। अगर कुछ भी उनमें एरर होता है, मान लीजिए कि यहाँ एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट हो गया, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो गए, ठीक है, और यहाँ पर सेंट्रियोल्स वगैरह बन गए, वो भी डुप्लीकेट हो गए, अगर उनमें कुछ भी डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ डैमेज होता है, तो वो प्रॉपर यहाँ पर ठीक होता है। वो चेक पॉइंट पहले उसको देखता है, अगर डैमेज है तो यहाँ पर पहले उनके अंदर डैमेजेस ठीक होते हैं, फिर ही चेक पॉइंट आगे उसको ठीक होने के बाद आगे एम फेज में एंटर करने देता है। ठीक है, इस तरीके से ये सेकेंड चेक पॉइंट क्या देखता है कि डीएनए रेप्लिकेशन ठीक तरीके से हुई या नहीं हुई, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन ठीक तरीके से हुई या नहीं हुई, ये सब देखता है। अगर एक सेल के अंदर ये चीजें सही हो चुकी हैं, कोई डैमेज नहीं है, तो फर्दर वो उसको आगे कहाँ भेज देगा, एम फेज में भेज देगा, और इस तरीके से सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा? एक बार रिपीट कर लेते हैं, ये थोड़ा हमारा टॉपिक रह गया था डिटेल में जब हम माइटोसिस कर रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं कि जी नोड फेज क्या होता है। जी नोड फेज को हम क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। ठीक है, और जी नोड फेज में किस तरह के सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं हो सकते हैं, और जैसे कि मान लीजिए कि हमारी बॉडी के कौन से हार्ट सेल्स, बोन सेल्स और कौन से हो गए, नर्व सेल्स, ये परमानेंटली कहाँ रहते हैं, जी नोड फेज में रहते हैं, इनमें कोई सेल डिवीजन नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें इंटरफेज की, इंटरफेज में 3 स्टेजेस होती हैं, G1, S एंड G2। ठीक है, G1 के अंदर क्या होता है, सेल कॉन्टिन्यूस ग्रो करता है, वहां पर एक चेक पॉइंट होता है जिसको हम G1 साइक्लिन बोलते हैं या फर्स्ट चेक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, या फिर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि ये साइक्लिन्स अकेले काम नहीं करते हैं, एंजाइम के साथ मिलके काम करते हैं, एंजाइम के साथ मिलके चेक करते हैं। तो वो G1 में क्या चेक करेंगे कि उस सेल की पर्टिकुलर ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ये चेक करेंगे, तभी वो उसको आगे एस फेज में जाने देंगे। अगर उसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो वो उसको वहीं अरेस्ट कर लेंगे, तब तक अरेस्ट करके रखेंगे जब तक उसमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो जाती। या फिर अगर हमारी बॉडी को जरूरत ही नहीं है आगे सेल डिवीजन की, तो वो क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन है उनके पास कि वो इस सेल को कहाँ भेज देंगे, अगर उसके अंदर सेल ग्रोथ हो भी रही है तो भी, और हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, तो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो वो चेक पॉइंट्स उसको कहाँ भेज देंगे, उसको वो जी नोड फेज में भेज देंगे, जहाँ पे वो सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे। जब हमारी बॉडी को जरूरत होगी सेल डिवीजन की, तो वो वहां से निकल के वापस कहाँ आ जाएंगे, G1 में, फिर चेक पॉइंट उसको आगे कहाँ भेज देगा, एस फेज में भेज देगा। फिर एस फेज में जाने के बाद उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगी, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होगा, ये सब चीजें होंगी। देन फिर वो कहाँ एंटर करेगा, G2 में। अब यहाँ पर प्रेजेंट होता है सेकंड चेक पॉइंट। अब सेकंड चेक पॉइंट क्या चेक करता है कि उस सेल में प्रॉपर डीएनए रेप्लिकेशन हुई या नहीं हुई, प्रॉपर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हुई या नहीं हुई। अगर वहां पे कोई डैमेज होता है तो वो उसको यहाँ पे फिर से अरेस्ट कर लेगा, ठीक है, यहीं पे रख लेगा। उसमें जब तक डैमेज क्लियर ना हो जाए, सही तरीके से ठीक ना हो जाए, वो उसको यहीं रखेगा। जैसे ही उसमें डैमेज ठीक हो जाएगा, फिर वो उसको प्रॉपर आगे कहाँ पर सेंड कर देगा, ट्रांजिट कर देगा एम फेज में। और एम फेज में जाते ही उस सेल की क्या स्टार्ट हो जाएगी, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है, इतना क्लियर है बेटा। तो इस टॉपिक में हमने क्या क्या कवर किया है, जी नोड फेज, क्विसेंट स्टेज को और चेक पॉइंट्स को, कि जो इंटरफेस है उसमें G1 और G2 यानी कि यहाँ पर 2 चेक पॉइंट होते हैं जिनका बहुत बड़ा रोल होता है सेल डिवीजन में, सेल साइकिल और सेल डिवीजन को कंटिन्यू रखने के लिए। अगर ये नहीं होंगे तो कुछ भी आगे कैंसरस सेल्स भी ऑब्टेन हो सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से अगर हम देखें, अगर यहाँ पे चेक पॉइंट ना होता तो यहाँ पर डैमेज डीएनए आगे जाता, जिससे कारण आगे कौन से सेल्स इंक्रीज होते हैं, कैंसर के सेल्स। क्योंकि वो क्या करेंगे, कैंसर के सेल्स में क्या होता है कि वो कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होती रहती है, उनका कॉन्टेक्ट टूट जाता है आपस में सेल्स का, उन्हें ये नहीं पता कि कितना डिवाइड होना है हमें। तो यहाँ पर अगर चेक पॉइंट नहीं होगा तो कैंसर जैसी सिचुएशन भी हो सकती है। इसलिए ये G1 और G2 चेक पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन में। तो इतना क्लियर है, ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए। फिर आगे हम मियोसिस का थोड़ा सा फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, यानी कि पहले हम देखेंगे कि मियोसिस में क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट सेल डिवीजन, दैट इज मियोसिस। तो जो मियोसिस टर्म है वो किसने दी थी, 2 साइंटिस्ट थे जिनका नेम था फार्मर एंड मूर। ठीक है, फार्मर एंड मूर क्वाइंड द टर्म मियोसिस। कौन सी टर्म दी उन्होंने, मियोसिस, इन 2 साइंटिस्ट ने। कौन से ईयर में, इन 1905। ठीक है, अब जो मियोसिस है वो हम फर्स्ट लेक्चर में भी इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो मियोसिस होती है वो 2 पार्ट्स में होती है, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। और कौन से सेल्स में होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। ये भी हम लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है तो किस तरीके से होती है, थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया मैं दोबारा दे देती हूँ, वैसे ये सब हम कर चुके हैं। तो जो मियोसिस 1 है उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, रिड्यूस टू हाफ। क्योंकि जो मियोसिस होती है वो डिप्लॉयड सेल्स में होती है, ये आप पढ़ चुके हैं। मियोसिस जो होती है वो डिप्लॉयड सेल्स में होती है। डिप्लॉयड सेल्स मीन्स 2n इज इक्वल टू 4, यानी कि एक जो क्रोमोसोम, एक जो सेल है उसमें अगर हम बोले कि वो डिप्लॉयड है तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 4 क्रोमोसोम्स होंगे। और डिप्लॉयड को हम डिनोट करते हैं 2n से। ठीक है, तो डिप्लॉयड सेल्स में होती है और इसमें क्रोमोसोम नंबर, अब यहाँ मान लीजिए ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं हमारे हर एक सेल के अंदर। तो 46 क्रोमोसोम्स हुए, तो 46 का हाफ करें तो कितना हो गया, 23। ठीक है, तो डिप्लॉयड हो गया 46 और रिड्यूस होने के बाद कितना हुआ, 23। तो इस तरीके से जो मियोसिस है, मियोसिस 1 में जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस टू हाफ। अगर वो 46 है तो वो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसलिए मियोसिस 1 को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए ये डिप्लॉयड है, यहाँ पर ये है 2n। इसमें अगर मियोसिस हो रही है तो सेल नंबर तो देखो इंक्रीज होगा, ये हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कभी भी डिवीजन होती है तो सेल नंबर तो इंक्रीज होता ही है। तो यहाँ पर एक सेल से कितने सेल बनेंगे, 2, लेकिन इस डिप्लॉयड सेल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ 46 है तो यहाँ पर आ जाएगा डिप्लॉयड में n और यहाँ पर आ जाएगा n, तो कितने होंगे, यहाँ 23 और यहाँ भी 23, हाफ हो गया ना 46 का, 23। और अब ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे हैप्लॉइड। n स्टैंड्स फॉर, n को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका मतलब होता है हैप्लॉइड। ठीक है, और ये हो गया हमारा डिप्लॉयड। तो ये क्या थी, ये थी हमारी मियोसिस 1। इसलिए मियोसिस 1 को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, रिड्यूस टू हाफ हो जाता है। ठीक है, अब जो मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 में यही जो 2 हैप्लॉइड सेल्स हैं वो एंटर करते हैं मियोसिस 2 में। ठीक है, तो मियोसिस 2 में ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स एंटर करेंगे, n एंड n। इस हैप्लॉइड सेल से आगे फर्दर क्या बनेंगे, 2 गैमीट बनेंगे, और इस हैप्लॉइड सेल से आगे क्या बनेंगे, 2 गैमीट बनेंगे।
तो ये भी क्या है 23, ये दोनों भी क्या बनेंगे 23 23, ये भी 23 है तो ये भी 23 23, यानी कि हैप्लॉइड है तो आगे हैप्लॉइड ही बनेंगे। और यहाँ मियोसिस 2 को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। पेरेंट का क्या था, पेरेंट का हैप्लॉइड था, आगे जो गैमेट्स बने यानी कि जो ऑफस्प्रिंग्स थे उनका भी क्या था, हैप्लॉइड था, तो क्रोमोसोम नंबर क्या रहा, सेम। और कभी भी किसी भी डिवीजन में अगर क्रोमोसोम नंबर सेम होता है तो दैट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, वो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मियोसिस 2 इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। दैट इज इक्वलाइज टू माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस को भी हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी तरह नहीं है, हमसे बोलेंगे क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम नंबर सेम है और माइटोसिस में भी क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, इसलिए हम उसे इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। तो इस तरीके से मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर हम ऑटोमेटिकली पढ़े कि एक डिप्लॉइड से कितने सेल बने, एक डिप्लॉइड से 4 हैप्लॉइड सेल्स बने। अगर हम इसको इस पेरेंट की बात करें दैट इज डिप्लॉइड, तो मियोसिस में इस एक डिप्लॉइड से कितने बने, 4 हैप्लॉइड बने। यही हमारी क्या है, मियोसिस है, और इसी को हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने रफ आइडिया दिया कि हमें इस तरीके से पढ़ना है, तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। वैसे आपने नोट कर रखे हैं फर्स्ट लेक्चर में, तो आगे भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो मियोसिस 1 में क्या होता है, थोड़ा सा इसका फ्रेमवर्क पढ़ लेते हैं कि क्या ढांचा है इसका, किस तरीके से हमें इसको पढ़ना है। तो मियोसिस 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस रिमाइंड कीजिए, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस 1 बोलेंगे क्योंकि हम मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं, इसलिए दैट इज कैरियोकाइनेसिस 1। और इसका सेकंड पार्ट क्या है, साइटोकाइनेसिस 1, दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये आपको पता है, हम माइटोसिस में भी पढ़ चुके हैं, यही 2 पार्ट्स होते हैं। कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस 1 की भी 4 स्टेजेस होती हैं, दैट इज प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 सबसे लॉन्ग फेज होता है मियोसिस में। माइटोसिस में भी लॉन्ग था, लेकिन माइटोसिस के प्रोफेज से भी बहुत बड़ा फेज होता है यहाँ पर मियोसिस 1 का। तो दैट इज प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 को भी 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो नंबर 1 इज लेप्टोटीन, लेप्टोटीन। नंबर 2 जाइगोटीन, ये सीक्वेंस यही रहेगा। प्रोफेज 1 में जो 5 सब स्टेजेस हैं वो इस तरीके से ही रहेंगी। नंबर 1 पे लेप्टोटीन, नंबर 2 जाइगोटीन, देन पेकाइटीन, ये पी है, पेकाइटीन, देन नंबर 4 डिप्लोटीन, नंबर 5 डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोफेज 1, इसलिए प्रोफेज 1 इतना लॉन्ग होता है। प्रोफेज 1 के भी 5 सब स्टेजेस होते हैं। आई रिपीट, कौन कौन से, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। देन इन सब स्टेजेस से होता हुआ वो सेल कहाँ एंटर करता है, प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1। सेकेंड स्टेज इज मेटाफेज 1। ये तो थी सब स्टेजेस किसकी, प्रोफेज की। लेकिन अब वापस आइए, ये एक ही हुई अभी स्टेज, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेजेस होती हैं। तो कैरियोकाइनेसिस की जो 4 स्टेजेस हैं दैट इज प्रोफेज 1, सेकंड इज मेटाफेज 1, थर्ड इज एनाफेज 1 एंड फोर्थ इज टीलोफेज 1। दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस, जिसमें से प्रोफेज 1 बहुत लंबा होता है, उसकी भी पर्टिकुलर 5 स्टेजेस होती हैं। और वो कौन कौन सी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो इस तरीके से जो सेल इस एम फेज में यानी कि मियोसिस 1 में एंटर करता है, तो इन सब स्टेजेस से होता हुआ मेटाफेज में जाता है, देन एनाफेज में जाता है, देन टीलोफेज में जाता है। अब वो कहाँ एंटर करेगा, साइटोकाइनेसिस में एंटर कर जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस 1। अब साइटोकाइनेसिस 1 में क्या होगा, इतने सारे न्यूक्लियर डिवीजन के बाद अब उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। वही अगेन रिमाइंड कीजिए किस तरीके से, मैं दोबारा से रफ डायग्राम बना रही हूँ। ये डिप्लॉइड सेल है, ये सारा डिप्लॉइड सेल है। तो अब यहाँ साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ, ये डिप्लॉइड सेल था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा,
क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ होगा, तो n इधर और n इधर, तो साइटोप्लाज्म में यही होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, ठीक है। तो डिप्लॉइड से हमारे 2 हैप्लॉइड सेल्स बन गए, तो साइटोकाइनेसिस 1 में ये होगा। अब साइटोकाइनेसिस 1 से ये दोनों सेल्स कहाँ एंटर कर जाएंगे, मियोसिस 2 में। लेकिन मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक बहुत ही छोटा सा शॉर्ट लिव्ड एक फेज आता है, दैट इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस, दिस इज द फेज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जब ये दोनों सेल्स एंटर करते हैं मियोसिस 2 में, तो वो इस फेज में से होके आते हैं। अब देखिए इस फेज में क्या है, अब वापस डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी। जैसे अगर हम मियोसिस पढ़ रहे हैं तो इसमें भी इंटरफेज था, इंटरफेज में क्या था, जीवन में सेल ग्रो करेगा, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होगा, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होंगे, G2 में प्रोटीन्स बनेंगे एंड ऑल ओवर, ठीक है, ये सब था। उसके बाद वो मियोसिस 1 में एंटर कर जाएगा। लेकिन इंटरकाइनेसिस में अब इन सेल्स में दोबारा डीएनए रेप्लिकेशन होने की जरूरत नहीं है, एक ही बार डीएनए रेप्लिकेट होता है, और वो किस फेज में होता है, इंटरफेज में, और उसमें भी कौन सा, एस फेज में। यहाँ पर दोबारा से डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी। इंटरकाइनेसिस में सिर्फ क्या होगा, इनके अंदर थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होगी। ये 2 सेल हैप्लॉइड जो सेल्स हैं ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। हैप्लॉइड सेल्स ग्रो लिटिल, थोड़ा सा ग्रो करेंगे, और फिर कहाँ एंटर कर जाएंगे, एंटर इनटू द मियोसिस 2। अब ये मियोसिस 2 में दोनों सेल्स एंटर कर जाएंगे बिना डीएनए रेप्लिकेशन की, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होती है और वो इंटरफेज में हो चुकी है, ठीक है। यही पढ़ा था ना हमने पीछे, चाहे हम माइटोसिस पढ़े चाहे हम मियोसिस पढ़े, उसको हम एम फेज बोलते हैं। और उससे पहले एक फेज आता है इंटरफेज, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, दैट इज G1, S एंड G2। एक सेल को उन तीनों फेजेस में से होके आना पड़ता है, तभी वो आगे मियोसिस या माइटोसिस में एंटर करता है, ठीक है। तो एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन होती है मियोसिस में, और वो भी इंटरफेज में। एंड इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस इज अपोजिट टू ईच अदर। एक दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है लेकिन इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती है। ये बहुत ही छोटा फेज होता है, इसमें बस ये दोनों सेल्स थोड़ा सा ग्रो करते हैं और उसी टाइम जल्दी जल्दी कहाँ एंटर कर जाते हैं, मियोसिस 2 में एंटर कर जाते हैं, ठीक है बेटा। इसका मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो फेज आता है दैट इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरकाइनेसिस, जिसमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी, सिर्फ सेल्स, ये जो 2 हैप्लॉइड सेल्स हैं थोड़ा सा ग्रो करेंगे और ऑटोमेटिकली किसमें एंटर कर जाएंगे, मियोसिस 2 में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है बेटा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो मियोसिस में सिर्फ एक ही बार होती है और वो इंटरफेज के एस फेज में होती है। ये ध्यान रखना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जब क्वेश्चन पुट किया जाता है ऑब्जेक्टिव में, वो लिख देते हैं कि हाँ इंटरकाइनेसिस में भी क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन। वो गलत है। इंटरकाइनेसिस एक अलग फेज है, बहुत ही छोटा है, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती है। इसमें थोड़ा सा सेल ग्रो करते हैं दोनों हैप्लॉइड और ऑटोमेटिकली मियोसिस 2 में एंटर कर जाते हैं। इतना क्लियर है बेटा। दिस इज ऑल अबाउट मियोसिस 1 दैट इज कैरोकाइनेसिस 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1, ठीक है। अब मियोसिस 2 में क्या होगा, अब ये दोनों सेल्स जब मियोसिस 2 में एंटर करेंगे तो क्या होगा, चलिए वो भी पढ़ते हैं हम आगे। सो थोड़ा सा रब कर देते हैं। जैसे कि मियोसिस 1 में भी 2 पार्ट्स थे कैरियोकाइनेसिस, तो यहाँ मियोसिस 2 में भी, अब हम मियोसिस 2 पढ़ रहे हैं, मियोसिस 2 में भी 2 पार्ट्स होंगे, कैरियोकाइनेसिस 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2, ठीक है। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, कैरियोकाइनेसिस 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2, काइनेसिस 2। तो अब यहाँ क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस 2 की भी 4 स्टेजेस होंगी। कौन कौन सी, प्रोफेज 2। अब वो जो दोनों सेल हैं इंटरकाइनेसिस से उठ के मियोसिस 2 में कहाँ एंटर करेंगे, प्रोफेज 2 में एंटर कर जाएंगे। देन मेटाफेज 2, मेटाफेज 2, देन थर्ड एनाफेज 2, एनाफेज 2, देन फोर्थ टीलोफेज 2, टीलोफेज 2, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस 2 के भी 4 स्टेजेस हैं, दैट इज प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। क्योंकि हम मियोसिस 2 पढ़ रहे हैं
इसलिए हम यहाँ 2 2 लगा रहे हैं, तो कैरोकाइनेसिस 2। तो अब वो जो सेल्स थे वो यहाँ एंटर कर गए, दोनों हैप्लॉइड सेल्स। उसके बाद वो कहाँ एंटर करेंगे, अब यहाँ पर उनके अंदर फर्दर क्या हो रही है, न्यूक्लियर डिविजन्स हो रही हैं, ठीक है। अब वो फर्दर आगे कहाँ एंटर कर जाएंगे, साइटोकाइनेसिस 2 में। तो साइटोकाइनेसिस 2 में क्या होगा उन सेल्स में, ये एक सेल था, यही 2 एंटर करे थे ना यहाँ पे जिनमें न्यूक्लियर डिविजन्स हुई थी। साइटोकाइनेसिस में इस 2 सेल से फर्दर आगे क्या बनेंगे, इस सेल से आगे 2 सेल बने और इस सेल से आगे 2 सेल बने। तो इक्वेशनल डिवीजन होगी ना, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम नंबर क्या है, सेम है, जो पेरेंट का था वही आगे बच्चों का है। तो ये 2 सेल क्या कहलाएंगे हमारे, गैमीट्स, और यहाँ पे ये 2 सेल क्या कहलाएंगे हमारे, गैमीट्स, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है और वहां पे गैमीट्स फॉर्मेशन होती है, यानी कि मेल में स्पर्म फॉर्म होते हैं और फीमेल में ओवम, इस तरीके से। तो साइटोकाइनेसिस 2 में ये होगा। तो इस तरीके से हमारी जो मियोसिस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा फ्रेमवर्क था, एक ढांचा तैयार किया हमने कि हमें स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इनकी डिटेल पढ़ेंगे, मियोसिस 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, क्लियर है इतना। तो एक चीज और, जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज देख लीजिएगा, तभी उनको ये चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी। और प्रीवियस और भी इससे पहले लेक्चर्स हैं, ये लेक्चर नंबर 5 है, जो 1 to 4 लेक्चर्स हैं वो देख लीजिएगा आराम से, तभी आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में।